दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग 60 से अधिक प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित हैं। सभी प्रश्न यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं में पूछे गए जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं। तो सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ नए प्रश्न भी हैं जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, दीन पना, बुलंद दरवाज़ा और अलाई दरवाज़ा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सी इमारत बनी है और क्रमशः उसके बाद। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है ये सबसे पहले बनी है। आपको पता होगा तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ये जो पहला विकल्प है ये सबसे ऊपर रहेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें एक सबसे ऊपर है। तो देखो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनता है 1191 में। इसके बाद अलाई दरवाज़ा बनता है 1311 में, दीन पना 1533 में और बुलंद दरवाज़ा 1601 में। बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में। तो दोस्तों ये जो इमारत है ये मिलेगी आपको अजमेर राजस्थान में। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है और यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक भी ये माना जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि 1192 ईस्वी में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद इसे शुरू करवाया था। दीन पना का अर्थ होता है विश्वास की शरण और दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। बाद में शेर शाह सूरी ने दीन पना को अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम शेरगढ़ रखा था जो बाद में पुराना किला के रूप में जाना गया। बात करें बुलंद दरवाज़ा के बारे में तो बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में करवाया था। यह दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह अपनी विशालता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और अलाई दरवाज़ा तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा बनवाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो 1311 ईस्वी में। और ध्यान रखना कि ये जो अलाई दरवाज़ा है ये कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर का मुख्य द्वार है। यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? अलबरूनी, किताबुल हिंद, फैजी, अकबरनामा, ईसरदास नागर, मिराते मसूदी, खफी खां, आलमगीरनामा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब 3 गलत हैं। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो है किताबुल हिंद जिसे लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अलबरूनी की एक कृति है, 11वीं शताब्दी है, उसी के दौरान इसे अलबरूनी ने लिखा था। अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने और मिराते मसूदी ये अब्दुल रहमान चिश्ती जहांगीर के समय एक लेखक था, उसने लिखा इसे। और इस दस्तावेजी किताब को गाजी सैयद सालार मसूद की बायोग्राफी के रूप में जाना जाता है। और फुतवाते आलमगीरी ये रचना ईश्वरदास नागर की है। आलमगीरनामा ये लिखा गया है मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का विवरण देती है। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का एक खंड का इतिहास है। तो दोस्तों ये तीसरा खंड जो है उसी का इतिहास है अकबरनामा, इसे लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ पीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो कादरी सिलसिला के सूफी संत थे और ये कहे जाते थे लाहौर के मियाँ पीर। तो दोस्तों इनका जो संबंध है हुमायूं, बाबर, जहांगीर और जहांदर शाह में। सही विकल्प आपका होगा जहांगीर के समय, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सैयद वंश के मुसलमानों का सही कालानुक्रम क्या है? दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत तो इसमें कुल मिला के 5 वंश आते हैं और ये जो 5 वंश है उसमें जो सैयद वंश है ये चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, और इसके बाद फिर अंतिम वंश था आपका लोधी वंश और पहला वंश गुलाम वंश था। थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। गुलाम वंश का समय 1206 से लेकर 1290 तक है और इसमें सर्वाधिक सुल्तान हुए हैं, मतलब कुल 11 सुल्तान हुए सबसे अधिक। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है खिलजी वंश और खिलजी वंश का समय जो है ये दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा माना जाता है, 1290 से लेकर ये 1320 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश का समय 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है। 1414 में आता है सैयद वंश और
1451 तक, 1451 तक रहा। 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि सैयद वंश के मुसलमानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखो दोस्तों, इसका जो सही कालानुक्रम है इस प्रकार से है। खिज्र खान सबसे ऊपर आएगा 1414 से लेकर 1421 तक। इसके बाद 1421 से लेकर 1434 तक मुबारक शाह का समय है। फिर 1434 से लेकर 1445 तक मोहम्मद शाह, और अंत में 1445 से लेकर 1451 तक अलाउद्दीन आलम शाह का समय है। ठीक है, ये याद रखिएगा। खिज्र खान जिसका समय 1414 से लेकर 1421 तक है, तो इस वंश के संस्थापक और उन्होंने तैमूर के एक सेनापति के रूप में काम भी किया था। मुबारक शाह खिज्र खान के बाद गद्दी पर बैठा और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के बाद शासक बना, और अलाउद्दीन आलम शाह इसका समय 1445 से लेकर 1457 तक है। सैयद वंश के अंतिम शासक जिनके शासन के बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कथन है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, ये भी करेक्ट है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो संवाद कौमुदी का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1821 में हुआ था कोलकाता से, और ये एक बंगाली साप्ताहिक था, बंगाली भाषा में यह पब्लिश होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फुतुह उस सलातिन, फुतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खज़ैन उल फुतुह, तो ये जो लेखक हैं इनको आपको मैच कराना है। तो इसका सुमेल इस प्रकार से होगा, फुतुह उस सलातिन ये रचना अब्दुल मलिक इसामी की है, और फुतुहात फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। खज़ैन उल फुतुह ये आमिर खुसरो की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बारे में सही कथन चुनें। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना यूपीपीएससी आरओआरओ की परीक्षा में पूछा गया था। तो रुद्रमा के बारे में, रुद्रमा वारंगल के काकती वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये कथन सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था, ये कथन गलत है। तो इसमें केवल विकल्प 1 आपका सही है। रानी रुद्रमा देवी, समय इसका 1259 से लेकर 1289 तक है। क्योंकि दोस्तों ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, सो मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी परीक्षा अब बहुत ही निकट है, और अगर आपको लगता है कि जीएस में आपकी तैयारी कोई खास नहीं है, तो आप ये जो PDF है ना, इसको आप ले सकते हैं, और इस PDF में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब ये काफ़ी काम की PDF रहेगी। तो इसमें कुल मिला के 15 मॉक टेस्ट हैं, मॉडल पेपर हैं, और ये मॉडल पेपर इन डेप्थ लिखे गए हैं, काफ़ी डिटेल में लिखे गए हैं। इतना भी पढ़ लेंगे ना, कहते हैं ना कि अगर आप एक किताब नहीं पढ़ सकते तो उसके कुछ चैप्टर पढ़िए, अगर कुछ चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो उसका कम से कम एक चैप्टर पढ़िए, और एक चैप्टर भी नहीं तो एक पेज पढ़ लीजिए। मतलब ये कुछ न करने से कुछ करना बेहतर रहता है, उसी के सिद्धांत पर इस बुकलेट को तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में हिस्सा लिया था। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, याद रखना, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी, और दिल्ली में एतमादुद्दौला और हैदर खान के साथ मिलकर सैयद बंधुओं, विशेषकर हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। और अगला क्वेश्चन अभिकथन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। कब? अक्टूबर 1940 में कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन है ये तो सही है, लेकिन कारण जो है ये गलत है। इसका उद्देश्य युद्ध के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने और शांतिपूर्वक कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का अवसर देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिपिन चंद्र पाल के बारे में है कि पहला कथन है कि वह ब्रह्म समाजी नेता थे तथा समाज सुधारक थे। तो ये कथन आपका सही है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का वो प्रकाशन करते थे, ये भी सही है। दोनों कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्यान रहे कि बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक, ठीक है, तो न्यू इंडिया नाम की पत्रिका बिपिन चंद्र पाल भी निकालते थे और एनी बेसेंट भी। लेकिन बिपिन चंद्र पाल की जो पत्रिका थी न्यू इंडिया, ये साप्ताहिक थी, वीकली थी, जबकि एनी बेसेंट ने जो न्यू इंडिया निकाली थी वो रेगुलर थी, डेली थी। ठीक है, दैनिक। ओके, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करें और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्रुखसियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले कौन उसके बाद कौन। फर्रुखसियर, जहांदर शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आएगा बहादुर शाह प्रथम। और औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उसके बाद 1707 से लेकर 1712 तक जो समय है बहादुर शाह प्रथम का है। और इसके बाद समय आता है जहांदर शाह का, 1712 से 13 तक, मात्र 1 वर्ष। फिर फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक। और फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक। ठीक है, तो ये सही कालानुक्रम है। और अगला क्वेश्चन है, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, कारण जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों ही अभिकथन और कारण जो हैं दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में किया था। जौनपुर में सरकी काल के दौरान हुई सांस्कृतिक उन्नति, शिक्षा और वास्तुकला में प्रगति के कारण इसे सिराज हिंद कहा जाता है। तो याद रखना कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी अपने भाई जौना खां की याद में, और तभी इसका नाम है जौनपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब के विलय के बारे में। यहाँ पर देखिए ABCD विकल्प है। पहला विकल्प 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। कब? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा होती है कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये कथन सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गए थे। उसमें महाराजा दिलीप सिंह की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, तो बेचारे क्या करते वो, तो सभी प्रदेश जो थे वो अंग्रेजों ने ले लिए थे। और दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। ये जो वार्षिक पेंशन है इस पर थोड़ा सा विवाद भी है कि ये पेंशन थोड़ी ज़्यादा भी थी, लेकिन फिलहाल तीनों के तीनों कथन जो हैं ये आपके सही हैं, तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। विकल्प डी आपका इसमें उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, और एक बात और, ये तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1849 में जब पंजाब राज्य का विलय किया गया था ब्रिटिश राज्य में, तो उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, हड़प नीति के लिए जाना भी जाता है इसे। और पंजाब का विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था। पहला आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1845-46 में, दूसरा वाला हुआ था 1849 में। तो थोड़ा सा समय था दोनों के बीच में, बस इसके बाद 2 युद्ध हुए हैं और 2 ही हुए हैं। ठीक है, तुलसीदास के बारे में यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, करेक्ट है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, बल्कि उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, न कि गीतावली। तो ये गीतावली उनकी एक रचना है। ठीक है, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। तो ये 2 वाला विकल्प आपका गलत है। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 1511 में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। ओके, अगला क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था, करेक्ट है। जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये भी करेक्ट है। यानी कि दोस्तों दोनों कथन सत्य हैं। और कारण, जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज थॉम्पसन ने। द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम भुक्ति विषय वीथिग्राम, विषय भुक्ति वीथिग्राम, वीथि भुक्ति विषयग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो दोस्तों, इसमें जो आपका ये डी विकल्प है ये गलत होगा। जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी तो उसमें सबसे पहले आता है भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथि और फिर ग्राम। यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प है भुक्ति विषय वीथिग्राम, विकल्प ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? देखो दोस्तों, जो भारत की पहली जनगणना है तो एक हुई थी 1872 में, एक हुई थी 1881 में। तो 1881 को नियमित जनगणना माना जाता है, और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय यह एक रैंडम जनगणना हुई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो का नाम है, तो इसका उत्तर तो लॉर्ड मेयो ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। हालांकि भारत की पहली नियमित दशकीय गणना 1881 में जब हुई थी उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1851 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें।
ये जो अधिनियम है उनको ये आपको ये बताना है कि कौन सा अधिनियम पहले आया, कौन सा क्रमशः उसके बाद में। तो लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। देखो दोस्तों, इसमें जो विकल्प बनेगा वो क्रमशः इसी प्रकार से है 1 2 3 4। जैसा कि आप जानते हैं लेक्स लोकी अधिनियम ये 1860 में, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में, आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आता है 1904 में। ये बहुत बार पूछा गया है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, J.M. केन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मेडल की किताब एशियन ड्रामा है, कार्ल मार्क प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये कार्ल मार्क की किताब नहीं है, बल्कि किताब दोस्तों डेविड रिकार्डो की है, जो कि लिखी गई है 1817 में। ठीक है, तो आपका उत्तर विकल्प डी है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कौन सी है, कैपिटल है, और इसके अलावा ऑन द जेविस क्वेश्चंस है। ठीक है, अलमैन है, और बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुधा एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, दास कैपिटल वगैरह। ठीक है, मिराते सिकंदरी पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सही है? किताब का नाम क्या है? मिराते सिकंदरी। तो पहला कथन है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, तो ये कथन आपका करेक्ट है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये कथन भी सही है, दोनों आपके कथन सही हैं। और ये जो मिराते सिकंदरी नामक किताब है, इसको लिखा गया है सिकंदर इब्न ए मोहम्मद के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के बारे में, ये कौन सा कथन सही है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बिल्कुल सही है। और कलकत्ता निगम अधिनियम की अधिघोषणा, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। लॉर्ड कर्जन जो है ये अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, यानी कि उसको बहुत ही शानदार बना दिया था। और कलकत्ता निगम अधिनियम की अधिघोषणा भी लॉर्ड कर्जन के समय ही की गई थी, तो दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक था। और लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की थी, और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी किया था, जो कि एक बहुत ही चर्चित घटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत के दौरान तीसरे क्रम पर आता है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले वंश आता है गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद दोस्तों आता है तुगलक वंश। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है, तुगलक वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, और अंत में आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसका शासन रहा? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश का समय जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम है, मात्र 30 वर्ष तक रहा है। ठीक है, और अन्य राजवंशों की अगर तुलना करें तो तुगलक वंश ये 94 साल तक, सैयद वंश 37 वर्ष तक, लोधी वंश ये भी 75 वर्ष तक रहा था, जबकि खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। ध्यान देना, जो ताम्रपाषाण युग की बस्तियां हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद बनास घाटी में गुजरात में स्थित है। तो बताना है आपको कि इनमें जो दो कथन हैं इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखो दोस्तों यहाँ पर केवल एक विकल्प आपका सही है, विकल्प एक, तो ए आपका ऑप्शन सही है। अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद बनास घाटी में दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणिक स्थल अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है, गिलुंद से तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। तो दोस्तों उत्तर है कि एक और दो दोनों विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, एक और दो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। गिलुंद, बालाथल और ओजियान में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहाड़ संस्कृति दोस्तों ये 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से अलग है। दूसरे केंद्रों के लाल एवं
काले लेप के मृदुभांड यहाँ पर मिले हैं, जबकि आहार संस्कृति में लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है, जिसे कृष्ण लोहित मृदुभांड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल किस जगह से संबंधित है? तो मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली, ये जो ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, ये संबंधित हैं किस स्थल से? पश्चिमी मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसको आप रट के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नौदा टोली जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन में है, इसका उत्खनन किसने करवाया था? HD सांकलिया ने। यहाँ पर मिट्टी, बांस और फूस के घने चौकोर और वृत्ताकार घर प्राप्त होते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर तो आपको पता ही है, ये होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का समय 1206 से लेकर 1290 तक रहा। दिल्ली सल्तनत का यह पहला वंश माना जाता है। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे जिनके माता पिता स्वतंत्र थे, जिसकी वजह से इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, भारत में व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र था, ये मिला था लेवेंट कंपनी को। याद रखिएगा, लेवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, थोड़ा छोटा नाम है, आपको याद भी हो गया होगा, को समुद्री मार्ग से वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रिटिश कंपनियों में से कौन सी कंपनी थी जिसे सबसे पहले भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मिला था? ये लेवेंट कंपनी थी। बस इतना याद रखना। ठीक है, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो पहला कथन, कुरान ख्वाह और लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, करेक्ट है। और तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। मतलब जो हसन निजामी थे और फ़क्र मुदब्बिर थे, उनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण मिलता था। दोनों विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। आजीविक संप्रदाय के बारे में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, ये पहला कथन है। और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। केवल एक, केवल दो, केवल मतलब जो भी ऑप्शन है। तो देखो फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर आजीविक संप्रदाय के बारे में। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो कथन हैं ये आपके करेक्ट हैं, एक और दो, दोनों आपके सही हैं। मौर्य सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने आजीविकों के लिए बिहार की बराबर पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी किया था, ये भी आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आजीविक संप्रदाय क्या है? तो भारत का एक प्राचीन तपस्वी संप्रदाय जिसकी स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। और कब? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, और यह संप्रदाय बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था, जिसका मूल सिद्धांत था नियतिवाद, यानी कि सभी सुख दुख नियति के अधीन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ये काफ़ी जो है बढ़िया क्वेश्चन है, अभी पूछा भी गया था एग्जाम में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो देखो दोस्तों, सांची का स्तूप मत लगाना, और यहाँ पर धमेक स्तूप, भरूच स्तूप नहीं, सही जवाब होगा केसरिया स्तूप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, तो केसरिया स्तूप इसका उत्तर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 104 फीट है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। सांची का स्तूप के बारे में बात करते हैं, तो यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह केसरिया स्तूप से थोड़ा छोटा है, सांची का स्तूप केसरिया से छोटा है। धामई स्तूप दोस्तों मिलेगा सारनाथ में, भारत में स्थित एक और महत्वपूर्ण स्तूप, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप नहीं है। और भरूच स्तूप ये दोस्तों मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे बड़ा जो स्तूप है वो केसरिया स्तूप है, दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो सांची का स्तूप है। ठीक है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? चेरा नौसेना को नष्ट करके पांड्य राजा को पकड़ने वाला जो राजा था वो था राजराज प्रथम, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक इसका समय है राजराज प्रथम का। और राजराज प्रथम ने त्रिवेंद्रम, जो कि वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है, तो त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और
कोल्लम यानी कि क्विलोन पर अधिकार कर लिया था। उसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को पकड़ा था। अगला क्वेश्चन, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अमरावती का दोस्तों जो भव्य स्तूप है ये बनवाया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना सातवाहन राजवंश के द्वारा, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अमरावती स्तूप, जिसे महाचैत्य के नाम से भी जाना जाता है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंश के राजाओं के संरक्षण में इसे बनाया गया था और इस राजवंश के शासकों विशेषकर राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में इसका निर्माण, कार्य और विस्तार हुआ था, जिससे यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक बन गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया किसके द्वारा? तो सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों को अपनाया और अपनी प्रजा के कल्याण, शांति और अच्छे कर्मों पर बल दिया। यह उदाहरण उनकी प्रशासनिक नीति और प्रजा की भलाई की इच्छा को दर्शाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था और यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ और विषय वस्तु, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश। तो इसमें क्या क्या दिया गया है ये आपको बताना था। तो इसमें दोस्तों जो सही विकल्प है वो डी रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो विनय पिटक है तो इसका संबंध है बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियमों के लिए। ठीक है, तो ये आपका ए होगा और ये आपका होगा सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षाएँ, और ये आपका होगा दार्शनिक मामले, अभिधम्म पिटक में है, जबकि बौद्ध धर्म का जो क्षेत्रीय इतिहास है ये महावंश पिटक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान देना, विनय पिटक बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम बनाए गए थे। इसमें विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी अनुशासन और नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और धार्मिक विचार संकलित किए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक मामले। और महावंश में बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास। ओके, अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा के द्वारा। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं पंडित विष्णु शर्मा। तो ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था तो वो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। यह उपदेश बौद्ध धर्म की नींव माना जाता है, जिसमें उन्होंने धर्म के चक्र को गतिमान किया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धम्मचक्र प्रवर्तन। इसका अर्थ होता है धर्म के पहिए को घुमाना। ये देखिए एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, यानी कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर उनका एक हाथ भूमि को स्पर्श करता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी स्पर्श। बौद्ध के धर्म में यह एक प्रतीकात्मक मुद्रा है, जिसमें दाहिना हाथ नीचे की ओर होता है और अंगुलियां जो होती हैं वो पृथ्वी को छूती हैं। यह मुद्रा भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण का प्रतीक है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को अपने ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनने के लिए बुलाया था। इस मुद्रा में बायां हाथ गोद में और हथेली ऊपर की ओर होती है। आप यहाँ पर देखिए, तो जो ज्ञान या ध्यान का यह प्रतिनिधित्व करता है। यह मुद्रा तनाव कम करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायक मानी जाती है। मतलब कभी अगर आपको दिक्कत लग रही हो, आप अशांत हो रहे हो, तो इस मुद्रा में आप बैठेंगे तो आपको शांति जो है वो महसूस होने लगेगी। निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो दोस्तों हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। वह एक संस्कृत कवि और मंत्री थे जिन्हें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि पहली कब हुई थी, कहाँ हुई थी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दोस्तों जो पहली हुई थी ये तो कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। दूसरी वाली हुई थी कहाँ पर? तो ये हुई थी दोस्तों आपका वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र पटना में। चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो यहाँ पर जो क्रम है मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली जो बौद्ध संगीति थी ये राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और याद रखिएगा कि इसी वर्ष गौतम बुद्ध का जो है निधन भी हुआ था, और उस समय शासन किसका था? राजा अजातशत्रु का समय था। और जो पहली बौद्ध संगीति थी वो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में होती है। राजा उस समय था कालाशोक और स्थान था वैशाली। अध्यक्ष बनाए गए सबाकामी।
तीसरी बौद्ध संधि थी दोस्तों, ये सम्राट अशोक के समय में हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र पटना में। मोगलीपुत्र तिस उस समय अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीत ये हुई थी कुंडलबन कश्मीर में। ईसा की पहली शताब्दी, शासन था कनिष्क का। ठीक है, इसके बाद 2 संगीतियाँ और भी हुई हैं, लेकिन इनके बारे में अक्सर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लेखक और ग्रंथ: त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव और क्षेमेंद्र। गीत गोविंद, वृहत कथा मंजरी, नल चंपू, कथा सरित सागर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेखक और उनकी जो किताबें हैं उससे आपको मैच कराना है। सही जवाब होगा त्रिविक्रम भट्ट, इन्होंने लिखा है नल चंपू। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। और क्षेमेंद्र की रचना है बृहत कथा मंजरी। आपका विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो मेघदूत हो, रघुवंश हो, ये दोनों किताबें जो हैं लिखी गई हैं कालिदास के द्वारा। श्रृंगार शतक ये एक रचना कालिदास की नहीं है, बल्कि दोस्तों श्रृंगार शतक जो है ये भर्तृहरि की रचना है। ठीक है, दार्शनिक भर्तृहरि की रचना है। और यह शतक श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य और रोमांस के विषय पर आधारित है। और इसमें 100 श्लोकों का संग्रह भी किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल हैं, इनमें मंडी और हुलास ये मिलेंगे आपको यूपी में। राखीगढ़ी मिलेगा आपको कहाँ पर? हरियाणा में मिलेगा। तो 1 और 3 जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मंडी कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? ये मंडी मिलेगा मुजफ्फरनगर जिले में। और हुलास मिलेगा सहारनपुर में। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, शासक और राजवंश। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 और 2 को सुमेलित करना है। फिर आपको नीचे जो कूट दिया गया है उससे उत्तर आपको चुनना है। तो महेंद्रदेव प्रथम, देखो दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्रदेव प्रथम ये पल्लव वंश का शासक था। और महेंद्रदेव प्रथम ने, जो कि शासन 600 से लेकर 630 ईस्वी के बीच में है, एक पल्लव शासक था जो कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और बात करें अगर कंडुगोन के बारे में, तो दोस्तों इसका संबंध पांड्य वंश से था। कंडुगोन ने कलभ्र युग के बाद 6ठी शताब्दी में पांड्य वंश को पुनर्जीवित किया था। अमोघवर्ष प्रथम का संबंध राष्ट्रकूट से है। अमोघवर्ष प्रथम एक राष्ट्रकूट सम्राट था जो कि 9वीं शताब्दी में शासन करते थे। और राजराज प्रथम, ये मैंने आपको बताया था, ये चोल शासक था। इसका जो समय है वो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। शिष्य और गुरु: कबीर, गुरु नानक देव, अमीर खुसरो, स्वामी नामानंद, सूरदास और मर्दाना। देखो दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप कर लेंगे। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। और अमीर खुसरो ये दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के थे। सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। और मर्दाना दोस्तों आपको याद होगा गुरु नानक देव के शिष्य थे। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कराइए। कबीर, स्वामी रामानंद, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, सूरदास, वल्लभाचार्य और मर्दाना गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। भुक्त, विषय, वीथिग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा। ठीक है, भुक्त जो है ये प्रांत या देश को संदर्भित करता था और जिस पर ऊपरी नामक जो अधिकारी होते थे शासन करते थे। उसके नीचे आता था विषय। जो भुक्त के नीचे जिले होते थे उन्हें कहते थे विषय। और इसका प्रमुख होता था विषयपति। वीथी जो है विषयों और छोटी इकाइयों को विभाजित किया जाता था, उन्हें वीथ कहा जाता था। तो जो विषय से छोटे होते थे उनको वीथी कहते थे। और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और इसका जो प्रधान होता था उसे ग्राम प्रधान, ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए शहर का नाम, योजना बनाए जाने की अवधि: कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाई कैनाल और भिलाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो कांचीपुरम है ये प्राचीन काल में, जैसलमेर मध्यकाल में, कोडाई कैनाल औपनिवेशिक काल में और भिलाई स्वातंत्र्योत्तर काल में इसका निर्माण किया गया था। तो ये थोड़ा सा मैच कराना था आपको। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, पूछा भी गया था इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। इत्सिंग, अल्बरूनी, वेनसांग और फायान में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है फायान सबसे पहले आया था, लगभग 399 से 412 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान के बाद आया था वेनसांग 629 से लेकर 645 ईस्वी में, हर्षवर्धन के समय में। इत्सिंग आया था 671 से 695 के बीच में, 7वीं शताब्दी में। और अल्बरूनी ये 11वीं शताब्दी में आया था।
11वीं शताब्दी के आरंभ में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन व्यापार के बारे में, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो इसमें जो विकल्प है कौन सा सही है, 1 और 2, दोनों के दोनों विकल्प दोस्तों यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, निबंधकार और निबंध। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही मिलान है वो इस प्रकार से होगा, देवण भट्ट दान सागर, हेमाद्री स्मृति चंद्रिका, ठीक है, माधवाचार पराशर माधव और बल्लाल सेन चतुर्वर्ग चिंतामणि, ये आपका बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। अब कारण क्या बता रहे हैं कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों विकल्प बनेगा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान और नदियों का संगम। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टिहरी, ये मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, तो गलत तो नहीं होना चाहिए आपका। तो देवप्रयाग में दोस्तों क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ये आपका सही नहीं है। भागीरथी और अलकनंदा ये आपका सही होगा। अलकनंदा और पिंडार गंगा जो है आकर मिलती हैं, तो ये है आपका कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर तो हाँ, ये आपका जाएगा 3 का जाएगा ए के साथ। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। भागीरथी और भिलांगना दोस्तों ये टिहरी में आकर मिलती हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो सुमेल है वो इस प्रकार से रहेगा, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार गंगा, टिहरी में भागीरथी और भिलांगना का जो मिलन होता है। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक मैप है और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो है जो नीले रंग में है ना, ये अलकनंदा है। सबसे पहले धौली गंगा आकर मिलती है अलकनंदा में, तो बनता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी आकर मिलती है तो बनता है आपका नंदप्रयाग। फिर पिंडार गंगा आकर मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग। फिर मंदाकिनी आके मिलती है रुद्रप्रयाग में, और अंत में भागीरथी नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, और यहाँ से गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। और यहीं पर आप देखें यमुनोत्री, तो यहाँ पर यमुना नदी पैरेलल चल रही है, जो कि आगे चलकर प्रयागराज में इनका मिलन होता है। तो प्रयागराज में आकर जो गंगा नदी है उससे यमुना नदी का मिलन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 पुस्तक और सूची 2 विषय, मिराते सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाज उज सलातिन और रियाज उल इंसा, ये मैंने आपको अभी करवाया भी था। तो दोस्तों ये जो मिराते सिकंदरी है ये गुजरात विषय का वर्णन किया गया है इसमें। बुरहान मासिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंसा में महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। तो याद रखना, महमूद गवाह के जो पत्र हैं उनका संग्रह है रियाज उल इंसा में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है देखते हैं। वैशेषिका पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व और न्याय दर्शन जो है ये गौतम का है, तो ये आपका करेक्ट है। बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर मीमांसा ये बादरायण की रचना है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की रचना है, और वैशेषिक यह कणाद की रचना है। ठीक है, तो भारतीय दर्शनों को मुख्य रूप से आस्तिक और नास्तिक में वर्गीकृत किया जाता है। आस्तिक दर्शन जो वेदों को मानते हैं, तो इसमें 6 प्रमुख दर्शन हैं। सांख्य जो कि लिखा गया है प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम, और वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण माने जाते हैं। इसके विपरीत नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते हैं में चारवाक, जैन और बौद्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो दोस्तों जो चरक संहिता है ना, ये 120 अध्याय और 8 खंड में है। 120 अध्याय और 8 खंड में, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। और कुषाण शासक कनिष्क के समय में ये रचना आई थी, चरक ने इसको लिखा है। और चरक का जो समय है वो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ठीक है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन सा अधिकारी था। तो दोस्तों जो भागदू था ये राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। राजस्व जमा करने वाला अधिकारी इसे कहा जाता था भागदू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। तो दोस्तों वो थे नागसेन, यानी कि नागार्जुन नागसेन एक ही हैं।
तो यहाँ पर सी और डी में से कोई भी एक सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के सब बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही है, यानी कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, करेक्ट है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। और गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर वायु पुराण के साथ मत्स्य, ब्राह्मण और भागवत पुराण में भी जानकारियाँ मिलती हैं, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का समय 240 से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश का शासनकाल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। यह एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसका अंत बृहद्रथ की हत्या के साथ हुआ था। बृहद्रथ की हत्या दोस्तों, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कल मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था। अब आपको ये बताना है कि जो सेनापति था इसका, जिसने इसकी हत्या की थी, उसका नाम क्या था। और इसके बाद एक नया वंश शुरू हुआ था, तो वो वंश कौन सा था? ठीक है, चलिए बताइए। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण। तो देखो दोस्तों, जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए हैं उनमें सबसे पहले यूनानी आते हैं, फिर शक और फिर कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण, ये रट के रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान, ये आपको मैच कराना है। नेवासा, नेवासा दोस्तों मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, अब है डिडवाना, डिडवाना कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में मिल जाएगा आपको। ईसमपुर मिलेगा आपको कर्नाटक में। ठीक है, अब एक और बच रहा है, गुडियाम गुफा, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेल है। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? तो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्वी सीमांत है, ठीक है, ये आपका हो गया ना ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो बताना है कि पूर्व में, तो मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। तो ये दोस्तों आपका आलमगीरपुर, ये पूर्वी सीमांत था हड़प्पा संस्कृति का। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में, पश्चिम में सुतकांगेडूर बलूचिस्तान में, उत्तर में मांडा जम्मू, और दक्षिण में नर्मदा नदी यानी कि दाइमाबाद तक यह जो हड़प्पा सभ्यता थी वो फैली हुई थी। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई थी, उत्तर से दक्षिण ये कितनी थी? 1100 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई थी ये थी 1600 किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल था 14 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं। थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।